राजेश वानखेड़े जी का विशेष धन्यवाद। सोमान शेखर जी, अग्रवाल जी, मंच पे उपस्थित सभी बंधुओं का, और उससे ज्यादा आप सबका धन्यवाद कि इतनी तेज धूप में आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। एक तो स्कूल के बच्चों को तो जबरदस्ती भी बिठाया जा सकता है, तो हो सकता है वो दबाव भी आपके ऊपर हो। आप दबाव में बैठे हैं या खुश होकर बैठे हैं? खुश होकर बैठे हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हमें भी ऐसे बिठाते थे स्कूल में कभी कभी, और जब कोई बोलने आता था तो हमारे मन में भाव आता था कि जितना कम बोले उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप बहुत चुभती थी, परेशान करती थी। तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोलने का अभ्यस्त हूँ, 1-2 घंटे, पर आज मैं बहुत कम बोलूँगा ताकि आप लोग उतना धूप में परेशान ना हो और जल्दी उठ सके यहाँ से। करीब 10 दिन पहले हमारे पास दिल्ली में फ़ोन आया कि 7 नवंबर को यहाँ एक विशेष कार्यक्रम होता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है वहाँ जाना जहाँ किसी महापुरुष का जन्म हुआ हो, मृत्यु हुई हो, उसकी यादें जुड़ी हों। और जब मुझे पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म यहाँ हुआ, आज पता लगा उनकी अस्थियां भी यहाँ पर हैं, तो मैं अक्सर भारत में और दुनिया के सभी क्षेत्रों में घूमता हूँ और ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करता हूँ जहाँ ऐसी स्मृतियाँ हों। भारत के विभिन्न नेता, चाहे महात्मा गांधी हों या और नेता उस समय के हों, उन सभी के जन्म स्थान, शहादत स्थल, वो सब मैंने देखे हैं। कई कई घंटे वहाँ बैठा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर मेरी नज़र में एक अत्यंत महान नेता हैं। उनको मैं अब्राहम लिंकन के बराबर समझता हूँ। अब्राहम लिंकन ना होते, आज जैसा अमेरिका हमें दिखता है वैसा अमेरिका ना होता अगर अब्राहम लिंकन अपने जीवन का बलिदान न करते। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, या कह सकते हैं कि 1787 के आसपास उसका संविधान पूरा लिखा गया। लेकिन वहाँ आज़ादी मिलने के बाद भी जो वहाँ के दास थे, स्लेव्स थे, उनको आज़ादी नहीं मिली थी। उनकी आज़ादी लगभग 90 साल के बाद हुई, 1860 के दशक में हुई। एक लंबा संघर्ष हुआ, और उस लंबे संघर्ष में जिस व्यक्ति ने एड़ी चोटी का जोर लगाया उसका नाम अब्राहम लिंकन था। लिंकन के खिलाफ अमेरिका के बहुत सारे लोग थे, पर वो अड़ गया, और अंत में उसने संविधान में संशोधन करवा के, जिसको हम अमेरिकी संविधान का 13th अमेंडमेंट कहते हैं, वो पारित करवाया। और जिसके बाद से वहाँ दास व्यवस्था समाप्त हुई। उसकी कीमत यह है कि उसके कुछ ही समय के बाद अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, लेकिन वो अपने जीवन की बलि देकर कम से कम अमेरिकी समाज के बहुत बड़े हिस्से को आज़ाद करवा के चले। अम्बेडकर जी कहते थे कि जिंदगी बहुत लंबी होने का मतलब नहीं, जिंदगी महान होनी चाहिए। और महान जीवन का मतलब ये होता है कि सफल होना तो बहुत छोटी बात है। डॉक्टर अंबेडकर हमारी संविधान सभा के वो मेंबर थे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पीएचडी भी 3 कर रखी हो और चौथी बाद में और उनको मिल गई हो। पूरी संविधान सभा में हमें इतना वेल रेड, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नजर नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में उनकी भूमिका बहुत छोटी सी थी, नगण्य थी, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा नहीं था, उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। ये बात ठीक है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के एक मेंबर थे टीटी कृष्णमाचारी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिनमें से एक ने ज्वाइन ही नहीं किया, एक बीमार पड़ गए, 2 दिल्ली के बाहर थे, एक देश के बाहर चले गए, एक ने इस्तीफा दिया, तब दूसरे मेंबर को लेके आए। और कहने को 7 मेंबर थे, लेकिन दरअसल केवल एक व्यक्ति के हाथ में ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी आई,
और ये कथन टी.डी. कृष्णमाचार्य ने संविधान सभा के भीतर दिया, और इसलिए हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप में से अधिकांश बच्चे जिस सामाजिक परिवेश से हैं, मैं संयोग से समाज के उस परिवेश से हूं जिसमें सामाजिक विषमताओं को झेला नहीं। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो निम्न जाति का नहीं है, तो मैं सवर्ण समाज से हूं। संयोग की बात है, तुक्के की बात है। किसी का तुक्का कुछ लगता है, किसी का कुछ लगता है, तो मैं तुक्के से उस समाज से हूं जहां जातीय भेदभाव झेलना नहीं पड़ता है। मैं बहुत गरीब भी नहीं रहा, मेरे माता पिता अध्यापक थे तो वेतन भी ठीक ही था उनका, और इसलिए मैं देखता हूं कि हमारे समाज में सामान्यतः एक राय ऐसी बन गई कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलित समाज के नेता हैं, उन्होंने केवल उनके लिए कुछ महान काम किए। और मेरा मानना है कि इस गलत फहमी से हमारे समाज को बचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के आज तक के सबसे महान नेताओं में से एक हैं, और उनकी महानता को हमें स्वीकार करना चाहिए। धूप बहुत ज़्यादा है, आपकी उम्र भी बहुत कम है, इसलिए मैं गहरी बातों में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कुछ बहुत गहरे विवाद, गहरे संवाद हो सकते हैं। उनका गांधी जी से क्या रिश्ता था, आज़ादी के आंदोलन से उनका क्या रिश्ता था, मार्क्सवाद से क्या रिश्ता था, बौद्ध धर्म से उनका क्या रिश्ता था, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम कई घंटे गहरी बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी स्कूल वाले बच्चे हैं ज़्यादातर, आपके लिए इन विवादों में अभी उलझना ठीक नहीं है। आपके लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उस बात पे आता हूँ। मैंने पिछले 1 साल में जो यात्राएं की, उसमें एक यात्रा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क की, और वहाँ जाते ही मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई यहाँ डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते थे, कोई ऐसा मेमोरियल उनका है क्या? तो वो मुझे एक लाइब्रेरी में, जो बेसमेंट में अच्छी लाइब्रेरी, उनकी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ लेके गए। और लाइब्रेरी में एक दरवाज़ा जहाँ अंदर रीडिंग रूम है, उसके बाहर एक बहुत सुंदर प्रतिमा उनकी लगी हुई है, और साथ में काफ़ी उनके बारे में लिखा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी ये मानता है कि डॉक्टर अंबेडकर उनके आज तक के सबसे शानदार विद्यार्थियों में से एक थे। फिर उसी के कुछ दिन बाद मैं लंदन में था, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहाँ से पास ही था, करीब 2-3 किलोमीटर दूर था। संडे का दिन था, तो मैं घूमते घूमते वहाँ चला गया। बंद था वो, तो मैंने वहाँ उनके जो स्टाफ के मेंबर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं अंदर केवल घूम सकता हूँ थोड़ा सा? तो बोले हाँ घूम लीजिए। और जब मैं घूमने गया तो मैंने देखा कि बिल्डिंग में अंदर घुसने से पहले ही बाहर उन्होंने एक ही प्रतिमा लगाई है, और वो डॉक्टर अंबेडकर की ही प्रतिमा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भारतीय सपूत की ख्याति दुनिया में इतनी ज़्यादा है, अमेरिका में, लंदन में जहाँ वो पढ़े, वहाँ के इंस्टीट्यूशन से मानते हैं कि हमारे महानतम विद्यार्थियों में से एक वो थे। तो ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में उनको लेकर ऐसी गलतफहमियां बहुत ज़्यादा है? आज मुझे बुलाया गया है ये कह के कि बच्चों को प्रेरणा देनी है, पर दरअसल मेरे लिए तो खुद ये प्रेरणा का समय है कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ डॉक्टर साहब पैदा हुए, उनकी मृत्यु हुई। मैं बहुत संक्षेप में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिस समाज में पैदा हुए होंगे, आपकी परिस्थितियां कुछ कुछ वैसी होंगी जैसे अंबेडकर जी की थी। हालांकि वैसी नहीं होंगी, और क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अंबेडकर जी हो गए आपसे पहले, इसलिए आपकी स्थितियां वैसी नहीं। अगर वो ना होते तो स्थितियां वैसी होती। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि आप किस भारत की ऐतिहासिक सामाजिक परंपरा में स्थित हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। मैं ये भी समझाना चाह रहा हूं कि जो सदस्य आप में से या समाज के जो सुनेंगे इस वक्तव्य को, जो समाज के उस तबके से नहीं भी हैं, जो समाज के संपन्न वर्ग से हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। जो हम थोड़ा सा समझेंगे क्या है वो। हमें किसी व्यक्ति की महानता समझने के लिए पहले ये देखना चाहिए कि उसकी प्रेरणा बिंदु क्या थे। आपको मैं प्रेरित करूं, इससे बेहतर है कि मैं आपको वही बताऊं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। शायद आपको भी किसी से प्रेरणा मिल जाए। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं किसी विचारधारा, किसी मान्यता, किसी वाद का अंध समर्थक नहीं हूं।
मैं ना गांधीवादी हूँ, ना मार्क्सवादी हूँ, ना अम्बेडकरवादी हूँ। मैं सभी महान व्यक्तियों को पढ़ता हूँ, डूब के पढ़ता हूँ। अम्बेडकर जी जितना पढ़ते थे उतना नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन तब भी काफ़ी पढ़ता हूँ। उनके बारे में तो एक ऐसी बात मैंने सुनी है, आप बार बार ताली मत बजाइए, उससे रिदम टूटेगी। ताली एक ही बार बजा दीजिएगा बाद में, है ना। अभी सुन लीजिए। मैं कल जब इंदौर आ रहा था, फ्लाइट में था, तो मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हुए थे अम्बेडकर जी के बारे में, ये सोच के कुछ नया पढ़ने को मिले, कुछ नया सुनने को मिले, तो मुझे भी तो प्रेरणा मिले। तो एक जिक्र मैंने सुना। आप लोग धूप से परेशान तो नहीं हो रहे ज़्यादा? वैसे भी धूप मेरी तरफ ज़्यादा है, आपकी तरफ तो कम है, तो है ना। तो अगर मैं बोल सकता हूँ तो आप सुन भी सकते हैं, ऐसा क्या है। और आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूँ, तो आपको तो ज़्यादा। तो मैंने कल एक बड़ा अच्छा जिक्र सुना। वो जिक्र एक विदेशी लेखक जिन्होंने किताब लिखी इनसाइड एशिया, ये 19 मतलब अम्बेडकर के समकालीन लेखक थे, जिनका नाम था जॉन गुंटर, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने लिखा कि मैं 1938 में एक बार डॉक्टर अम्बेडकर के घर गया और मैं दंग रह गया, उनकी लाइब्रेरी में किताबें गिनने लगा। तो उसके बाद पता लगा कि उनके पास उस समय 8,000 किताबें थी। ताली नहीं बजानी है, नहीं, सुनना है, केवल सुनना है। 8,000 किताबें थी। और जिस दिन डॉक्टर अम्बेडकर की 1956 में 6 दिसंबर को मृत्यु हुई, मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा उनका प्रशंसक हूं, उस दिन उनके पास 35,000 किताबें थी। मैंने अरस्तु के बारे में सुना है, जो ग्रीक फिलॉसफी का सबसे महान चिंतक या सबसे महान चिंतकों में से एक हुआ। उसने अपने जीवन में 3,000 पुस्तकें लिखी। हालांकि वो अधिकांश पुस्तकें बहुत छोटी हैं, 2 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ की हैं। मैं दंग रह जाता हूँ। मेरे पास डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा साहित्य है, वो 21 किताबों में आता है। और जब मैं उसको उठा के 5-7 दिन पहले जब पता लगा यहाँ आना है, तो मुझे लगा मैं एक बार रेफरेंस के तौर पर फिर से देख लूँ। इतना मोटा बंडल है उन किताबों का, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल अपने 65 साल के जीवन में लिखी है। उनको समय कम मिला। ये ईश्वर या नियति की क्रूरता है कि उनको समय कम मिला। अगर उनको 10-15 साल और मिल जाते तो निस्संदेह हमारा देश जैसा है उससे बहुत बेहतर होता। लेकिन नियति का मामला है। मैं देखता हूं कि हमारे समाज में बहुत लोग उनका विरोध करते हैं। उनको लगता है कि ये दलितों का नेता है, ये हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ था, ये बहुत नाराज रहता था। लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों को, उस बैकग्राउंड को देखा नहीं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने सुना होगा जरूर, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए और फिर तुलना कीजिए कि आज आप जहां हैं क्यों वहां हैं। अगर अंबेडकर साहब ना होते या ज्योतिबा फुले ना होते, उसके 500 साल पहले कबीरदास ना होते, उसके 2000 साल पहले बुद्ध ना होते, तो दरअसल हम वहां नहीं होते जहां जब बैठे। क्या उन्होंने क्या झेला अंबेडकर जी ने? क्योंकि आप बच्चे हैं इसलिए मैं वही सी चीजें बताऊंगा जो आपको थोड़ा सुन के समझ में आएंगी और प्रेरणा मिलेगी आपको। जब वो 6 साल के हुए, यहीं पैदा हुए, यही उनका घर है, मुझे बताया गया इसी घर में उनका जन्म हुआ। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आते हैं। मैं तो पहली बार जीवन में आया हूँ। कुछ दिन पहले इंदौर पहली बार मैं आया था, 1 साल पहले। मुझे ये नहीं पता था कि इतना पास में वो जगह है, वरना मैं उसी दिन आता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इंदौर तक आया भी और मुझे पता नहीं चला। तो जब वो पैदा हुए इसी जगह है, क्योंकि उनका सौभाग्य था कि वो एक सूबेदार के बेटे थे, इसी सेना में काम करने वाले। मुझे आज पता लगा कि MHOW क्यों कहते हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार उसका नाम था। मैं परेशान था कि महू की स्पेलिंग MAHU क्यों नहीं है, MHOW क्यों है। तो आज पता लगा नहीं, वो एक एक्रोनिम है, उसकी फुल फॉर्म एक है। वो जिस समाज में थे उस समाज के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पर क्योंकि वो सूबेदार के बेटे थे, और सूबेदार एक कमीशन पद होता है सेना में, बड़ा पद होता है, तो इतना हो गया कि उनको स्कूल जाने का मौका मिल गया। पर उनकी माँ को, आदरणीय भीमाबाई जी को अच्छे से पता था कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, जिसको आपकी भाषा में बुलिंग कहते हैं, आजकल के बच्चों की भाषा में बुलिंग कहते हैं, उसका खतरा था। और माताओं को, पिताओं को बहुत चिंता होती है कि हमारे बच्चे के साथ स्कूल में ज्यादती ना हो, बदतमीजी ना हो। कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे, आप भी इस दर्द से गुजरेंगे
ऐसे कई बच्चे होते हैं, कोई फिजिकली उतना ठीक नहीं है, कोई मेंटली उतना ठीक नहीं है। जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, एक तो पहले वो पीड़ित है, उसके बाद स्कूल के बाकी बच्चे उनका मजाक बनाते हैं, चिढ़ाते हैं। पेरेंट्स को इतना दर्द होता है इस बात से, लेकिन क्या करें। तो उनकी माता जी ने, भीमाबाई जी ने कहा कि देख बेटा, स्कूल जा रहा है, पहले ही समझा रही हूं, बहुत बुरे अनुभव होंगे, लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई करोगे वो अकेला रास्ता है कि कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को उस छोटे से बच्चे ने मन में बिठा लिया। वो स्कूल गया। उस स्कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आया था जो समाज के अछूत कहे जाने वाले समुदाय का हिस्सा था। जो बाकी बच्चे थे बुरे नहीं थे, पर वो भी अपने अपने घर से सीख रहे थे, अपने समाज से सीख रहे थे। उनको ये पता था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना है, दूर रहना है। तो व्यवस्था हुई कि वो स्कूल में क्लास के सबसे अंत में, जहां सारे बच्चों के जूते चप्पल रखे हैं, उसके पड़ोस में एक दरी छोटी सी बिछा के बैठेंगे, और दरी भी खुद लेके आएंगे ताकि स्कूल में कोई और व्यक्ति अपवित्र ना हो। अब सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए उस बच्चे की हालत कि एक बच्चा है, अपने घर से दरी लेके आता है, क्लास के अंत में जहां जूते चप्पल रखे हैं उसके पास में बिछाता है, बैठता है, बाद में लेके जाता है। उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता है, तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके अपना भोजन करता है जो घर से लेके आया था। उसको पानी पीने की अनुमति नहीं है। आपने ये सब नहीं झेला होगा, उस बच्चे का सोचिए। याद से केवल और केवल 110 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, 115 साल पहले की बात। उस बच्चे को पानी पीना है, और स्कूल में पानी की एक ही व्यवस्था है कि जो पानी का नल है या घड़ा है उसे वो नहीं छू सकता। तो एक चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा, वो घड़ा नहीं छू सकता है। और ये बात कोई और नहीं कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। वो उस समय छप नहीं पाई थी, छपी 1990 के आसपास है। अंग्रेजी में उस आत्मकथा के कुल 6 अध्याय हैं। उसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। ये उन्हीं की पुस्तक है। उसमें केवल 6 अध्याय हैं, जिनमें से 4 अध्यायों में उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं और 2 में बाकियों के अनुभव बताए हैं। और जो पहला अनुभव है वो यही अनुभव है। और वो साफ लिखते हैं कि अगर किस दिन, बच्चों अभी मैं जानता हूं आप बहुत बेचैन हो गए, शरारत करने का मन भी होगा, लेकिन जिनकी बात चल रही है ना, उनके सम्मान में थोड़ा शांत रहें और सुने, है ना, समझें उस बात। चंचलता इस उम्र में होती है, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए, क्या हो गया, फायदा हो जाएगा, कुछ नया सीखोगे, है ना। आपकी उम्र से बहुत पहले अंबेडकर जी बहुत सीरियस हो गए थे, इसलिए वो अंबेडकर जी हैं। तो अब तो सीरियस हो ही जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति की बात चल रही है उसका कितना एहसान है हम पे, आपके समाज पे विशेष रूप से, ये भी समझना चाहिए। जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन पानी नहीं पी सकते हैं। उन्होंने एक वाक्य लिखा अपनी आत्मकथा में, नो पियन नो वाटर। उस समय ऐसी बोतलें नहीं होती थी जो भी आपको बढ़ रही थी, जिन बोतलों के लिए आप हाहाकार मचा रहे थे, उस जमाने में नहीं होती थी। उस जमाने में पियर नहीं आता था तो पानी नहीं मिलता था। उनके नंबर बहुत अच्छे हैं क्लास में। व्यवस्था थी कि जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे वो उतना आगे बैठेगा, पर उनको ये ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बैठ सके, उन्हें पीछे ही बैठना था। ये सब झेलते झेलते वो पढ़े। जब 10वीं क्लास में आए तो एक अध्यापक उनके थे, कृष्णा जी अर्जुन सेलुस्कर नाम था उनका। उन्होंने उस बच्चे को, भीमराव को, एक छोटी सी पुस्तक भेंट की जो बुद्ध की जीवनी थी, और कहा कि इसको पढ़ो। अंबेडकर कहते हैं कि उस पुस्तक को और मैं अपने अध्यापक केलुस्कर जी को जिंदगी भर नहीं भूल पाया। वही केलुस्कर जी बाद में उनको बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ से मिलवाने ले गए, वजीफा दिलवाया, फिर वजीफा बढ़ा, और जब वो एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थी हुए तो उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली, वहीं से मिली, बड़ौदा से मिली। 4 साल कोलंबिया में रहे और इतनी मेहनत करते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी करने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमए और पीएचडी कर डाली। और उन्होंने कहा कि मैं भी बाकी विद्यार्थियों की तरह कुछ घंटे पढ़ के बाकी मौज मस्ती कर सकता था, पर मैंने
रोज 21 घंटे पढ़ना चुना ताकि मैं वो सारी सीमाएं दूर कर सकूं जो मैंने अपने समाज में देखी हैं। 17 में वो भारत वापस आए। अब देखिए स्थिति क्या होती है। जब वो भारत आए तो 4 साल अमेरिका में रहे थे, बीच में लंदन में रहे थे, तो उनको वहां जाति व्यवस्था नहीं थी, वहां कोई अछूत नहीं था। वहां भी ब्लैक्स की दिक्कत थी, अश्वेतों की दिक्कत थी, पर क्योंकि वो अश्वेत नहीं थे इसलिए वो दिक्कत उन्होंने नहीं महसूस की। तो उन्होंने 4 साल देखा कि एक समानता का व्यवहार उनके साथ हुआ, तो वो उसके अभ्यस्त हुए। अब भारत आए। बड़ौदा महाराज के साथ जो सहमति थी वो ये कि जब वो पढ़ के आएंगे तो बड़ौदा सरकार में सिविल सेवक बनेंगे, दीवान बनेंगे। अब सोच के देखिए क्या हुआ उनके साथ। वो व्यक्ति बंबई से बड़ौदा आया, और जब बड़ौदा आया तो उसको लगा कोई तो लेने आएगा, क्योंकि वो महाराज के सिविल सर्वेंट थे। स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया उनको, क्योंकि उनका समाज पिछड़ा हुआ था। तो कोई बात नहीं, उतरे। सोचा कि अब कहाँ रहूं। उनको अंदाजा था कि जो हिंदू समाज की धर्मशालाएं हैं, होटल से, वहां उनको अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अस्पृश्य माने जाते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद उनको एक पारसी धर्मशाला मिली। ये सब बातें अंबेडकर जी ने अपनी जीवनी में लिखी हैं, आत्मकथा में, वहीं से बता रहा हूं आपको, उन्हीं की लेखनी है। क्योंकि पारसी धर्म में तो जाति व्यवस्था नहीं है, तो उनको लगा यहां शायद शांति मिलेगी। वो पारसी धर्मशाला में गए, वहां कमरा के लिया। एक ही कमरा था, बड़ा बहुत बुरी हालत में कमरा था, फर्नीचर से भरा हुआ गोदाम जैसा कमरा, उसी के कोने में रहने की व्यवस्था हुई। तो रहने लगे। कुछ देर के बाद उस धर्मशाला का जो केयर टेकर था वो गुस्से में आया और उसने कहा कि तुम पारसी नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पारसी नहीं हूं। तो बोले बताया क्यों नहीं? बोले आपने पूछा नहीं, मैं क्यों बताऊं। लेकिन उस धर्मशाला में कई महीनों से शायद कोई आया ही नहीं था, हालत खराब थी। तो फिर सहमति बनी कि यार तुम ना रजिस्टर में कोई पारसी नाम लिख दो, मैं मैनेज कर लूंगा। और बोले मुझे कुछ दिन में घर मिल ही जाएगा, मैं फिर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो एक पारसी नाम कुछ रख के काम चलाया। लेकिन 11 दिन हुए थे अभी, और 11वें दिन लगभग 10 से 15 पारसी युवक हथियार, लाठी, डंडे हाथ में लेके चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़े। और तब उन्होंने कहा कि एक अछूत आदमी पारसी धर्मशाला में कैसे आ गया? तुमने हमारी धर्मशाला खराब कर दी। अंबेडकर जी ने कहा कि आपके धर्म में तो जाति व्यवस्था है नहीं। बोले वो सब हमें नहीं पता, भागो यहां से। और खतरा था कि हिंसा हो सकती थी। अंत में तय हुआ कि शाम तक का समय है, छोड़ देना, वरना छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर अपने ऑफिस गए। ऑफिस में उनकी कुर्सी अलग बनाई गई। उनका चपरासी उनको पानी इस तरह से देता था कि जैसे किसी खराब व्यक्ति को दे रहा हो। फाइलें फेंक के देता था ताकि छू ना ले। आप उस व्यक्ति का मन सोचिए कि जो व्यक्ति इतना पढ़ के आ गया है, अमेरिका से पीएचडी, लंदन से पीएचडी कर चुका है, इकोनॉमिक्स में पहली बार देश में किसी ने इतने गंभीर स्तर पर अध्ययन किया होगा, उसके साथ ये बर्ताव हो रहा है। उन्होंने महाराजा के सचिव से बात की, भाई मुझे रहने को घर कब मिलेगा, छोड़ना है मुझे। कोई जवाब नहीं मिल पाया। शाम तक छोड़ना है। पूरे बड़ौदा में एक भी जगह नहीं है जहां वो रह सके। अंतिम उपाय क्या किया? अपने एक हिंदू दोस्त से बात की कि भाई, जो दो दोस्त उनके बाहर से पढ़ के आए थे, एक हिंदू एक ईसाई, दोनों से बात की। हिंदू दोस्त से कहा यार ऐसा कि ऐसे ऐसे छोड़ना पड़ रहा है पारसी धर्मशाला, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूं? बहुत प्रगतिशील व्यक्ति था, पर उसने 2 मिनट चुप होकर बोला कि देख यार, मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर मेरे यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, वो सब काम छोड़ देंगे, क्योंकि तुम अगर रहोगे तो वो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। एक ईसाई दोस्त था, ईसाइयों में तो प्रथा नहीं होती है, उससे पूछा। उसने कहा यार हूं तो मैं ईसाई, लेकिन कुछ पीढ़ी पहले हम हिंदू थे, तो हमारे परिवार में अभी तक वो संस्कार हैं, और मेरी पत्नी इस बात से भड़क जाएगी कि आपने एक अछूत को अपने घर में कैसे बुला लिया। और तब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, जो हिंदू समाज के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है।
और यही मुंबई में सिडनेहम कॉलेज में जब वो प्रोफेसर बन के गए, वहां भी ये बर्ताव हुआ कि उनको पानी पीने की व्यवस्था अलग थी। सिडनेहम कॉलेज, जो कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है मुंबई का, एक बार घड़ा छू लिया तो घड़े को तोड़ा गया पवित्र करने के लिए, और तब उनको फिर ये लगा कि ये अलग अलग धर्म जो दावा करते हैं कि हम समानता वाले धर्म हैं, उन सबका ऐसा बर्ताव क्यों है। फिर एक घटना लिखते हैं अंबेडकर जी अपनी आत्मकथा में। एक बार वो नासिक से औरंगाबाद जा रहे थे निजी यात्रा पे कुछ दोस्तों के साथ। उन्होंने जानबूझ के सबसे कहा किसी को बताना मत, मैं नहीं चाहता किसी को पता लगे, निजी यात्रा रखेंगे इसको। रास्ते में दौलताबाद का किला पड़ा। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक स्थल है, उनकी इच्छा हुई कि देखते हैं उसको। तो 7-8 दोस्त खूब धूल मिट्टी झेलते हुए वहां पहुंचे। किसी को बताया नहीं था। जब पहुंचे तो वहां एक पानी का हौद था जहां पर लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। इन सब ने वहां पर हाथ मुंह धो लिया। इतने में वहां कुछ मुस्लिम युवक गुस्से में आए हथियार लेके। उनको किसी ने बता दिया था कि ये लोग अछूत समुदाय से हैं और लड़ने लगे उनके साथ। अंबेडकर जी ने उनको समझाया, डांटा, कहा भाई तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा धर्म तो कहते कि हम सब बराबर हैं। वो बोले वो सब बेकार की बात है, तुमने हमारा ये अपवित्र कर दिया है। और हालत ये आ गई कि अंबेडकर जी को लगा कि अब हिंसा भी हो सकती है और ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। किसी तरह से वहां से जान बचा के, हालांकि बाद में उनको देखने की परमिशन मिली, किला देखा, वापस आए। और उस दिन उन्होंने लिखा भी डायरी में, जो हिंदू पारसी ईसाई के लिए अछूत है वो मुसलमान के लिए भी अछूत है। आप अनुभव सोचिए उस व्यक्ति के जिसको समाज के सब समुदाय गाली दे रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद, जो बड़ौदा के राजा का सैन्य सचिव रह चुका है, जो व्यक्ति सिडनेहम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका है, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज के भीतर हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए, हमारे समाज को एक्सेप्टेंस मिल जाए। उनके मन में आता नहीं होगा कि अगर वो वापस चले जाते इंग्लैंड, 1 साल के लिए फिर से गए भी थे, अगर वो चाहते तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया भर के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन के शानदार जिंदगी गुजार सकते थे। क्या कमी थी उनके जीवन में? पर उनको एक बात हमेशा लगती थी कि अगर मेरे समुदाय में संयोग से मैं पढ़ लिख गया हूं, उनके परिवार के 14 बच्चों में वो 14वें बच्चे थे, और उनके खानदान का, उनकी जाति का, समुदाय का पहला बच्चा था जिसने 4th क्लास पास की थी। उनको एक ही बात लगती थी कि मैं अपनी जिंदगी तो शानदार बना के गुजार सकता हूं, बड़ी बात नहीं है। पर नियति ने, इतिहास ने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि यदि मैं अपने निजी सुख दुख भूल जाऊं और रात दिन 24 घंटे अपने समाज के विकास में ताकत लगा दूं, तो हो सकता है कि मेरी वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों उन व्यक्तियों को बेहतर जिंदगी मिले जिनकी जिंदगी मानवीय जिंदगी तो नहीं है, कई मामलों में पशुओं से भी बदतर जिंदगी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बोधिसत्व शब्द है वो दरअसल वैसे ही व्यक्तियों के लिए बना हुआ है। बोधिसत्व क्या होता है? महात्मा बुद्ध के बारे में कहते हैं कि जब उनको मोक्ष मिल गया, बुद्ध मानते थे कि जीते जी भी मोक्ष मिल सकता है। कहते हैं कि उनको मोक्ष मिल गया, और जब उनको मोक्ष मिल गया तो वो मुक्ति में जाके आनंद में रह सकते थे। पर उन्होंने कहा कि नहीं, इस समाज में, इस दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं। उनके अंदर बहुत करुणा थी। उनको लगता था कि जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तब तक मैं अकेला मोक्ष लेकर क्या करूंगा। उन्होंने अपने मोक्ष को स्थगित कर दिया और कहा कि मैं लगातार प्रयास करूंगा